हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले क्लास 12 का एक टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। ये लेक्चर नंबर 1 है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट हो, जेई हो, पीजीटी हो या टीजीटी हो, जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है, पॉलिटेक्निक हो, यूपी बोर्ड में तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं ना, थ्योरी भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आज इसी पे बात करेंगे और यकीन मानिए कि एक वीडियो देखने के बाद आप ये बिल्कुल कहेंगे कि सर हाँ, हमारे समझ में आ रहा है ना। आपने कैसा पढ़ा, आपके टीचर ने कैसा पढ़ाया, हमको नहीं पता है, लेकिन ये विश्वास रखिए कि केमिकल काइनेटिक्स आपको रट जाएगा, इसी क्लास में आपको रट जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। आया क्यों? सबसे पहले दिवाली आ रही है ना। आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, तो आज आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भी यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। आज ये लेक्चर नंबर 1 है। बहुत दिनों के बाद ये लेक्चर पढ़ने जा रहा है, बोर्ड पर पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। काफ़ी टाइम पहले जब लॉकडाउन था तो पढ़ाए थे, तो तब से नहीं पढ़ाए, तो अब शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो है बढ़िया से बढ़िया लेक्चर अब बराबर जो है रोज का डेली आपको मिलने वाला है ना। तो आप लोग जो नहीं सब्सक्राइब किए उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद जो है अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर देंगे। आप चल के देखते हैं कि क्या है केमिकल काइनेटिक्स, आई क्यों है ना, और इसकी पढ़ने की जरूरत क्या है। तो जरा देखिएगा, कोई भी रिएक्शन होता है, मान लेते हैं A + B कन्वर्ट हो गया C बना लिया, है ना। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये रिएक्शन स्लो कब होगी, या ये रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है ना। इस अपक्रिया की वेग की बात हो रही है, अपक्रिया की वेग की बात समझिएगा। मतलब ये है कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया की वेग क्या है ना। उस रासायनिक अपक्रिया की वेग क्या है, इसको देखेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में तो इससे देखिए और भी चीजें देखिए। ये जो काइनेटिक्स लिखा हुआ है, काइनेटिक्स, ये आया है काइनेसिस से, काइनेसिस से। और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट की हिंदी आपको पता होगी, गति, स्पीड, है ना, गति, स्पीड। इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी में हम लोग रासायनिक अपक्रियाओं की वेग को पढ़ेंगे, है ना। रासायनिक अपक्रियाओं की क्या पढ़ेंगे? वेग को पढ़ेंगे कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया कब स्लो होगी, कब तेज होगी। साथ साथ में ये भी देखेंगे कि जो रासायनिक अपक्रिया की वेग है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इसका मतलब अगर डिफिनेशन लिखा जाए इसके बारे में, रासायनिक बलगतिकी के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अपक्रिया की वेग और उसको वेग को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? किसी भी रासायनिक अपक्रिया की वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आई होप इतनी आप बात समझ गए हैं। इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसकी देखिए, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उस चैप्टर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है ना। उस चैप्टर, देखिए आवाज दिक्कत होगी तो फैन बंद कर देते हैं। तो कोई भी रिएक्शन है, कोई भी चैप्टर है, उसको पढ़ने से पहले उसकी बेसिक आपको जाननी जरूरी होती है। तो इसलिए मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो आई होप रासायनिक बलगतिकी के बारे में आपको समझ में आ गया हो। रासायनिक बलगतिकी में हम लोग कुछ नहीं, किसी भी रासायनिक अपक्रिया की वेग को पढ़ते हैं और कुछ नहीं, वेग को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे, है ना। चलिए इसके बाद देखिए, इतना हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा कि एक होता है स्लो रिएक्शन, एक क्या होता है? स्लो रिएक्शन, है ना। एक होता है फास्ट रिएक्शन और एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन ऐसी अपक्रिया जिसको होने में कई महीने या कई साल लग जाए, कई वर्ष लग जाए, है ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्लो रिएक्शन। मान लेते हैं कई महीने लग गए, क्या हो गए? कई महीने लग गए इसको होने में, कई महीने में हो रहा है। फास्ट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो 10 मिनट 20 मिनट में हो जाए, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनको होने में कम टाइम लगे, है ना, उसको फास्ट रिएक्शन कहते हैं। वेरी फास्ट का मतलब क्या होगा? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो ताक्ष समय में हो जाए। ताक्ष का मतलब जानते हैं?
इंस्टेंटेनियस कहते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तात्क्षण रिएक्शन, तात्क्षण रिएक्शन, ठीक है। तात्क्ष का मतलब होता है 10⁻³ सेकंड में, 10⁻³ सेकंड में अगर ये क्रिया हो जा रही है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ये सब लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, खाली समझना था। स्लो रिएक्शन जिसको होने में कई साल कई वर्ष लग जाए, है ना। फास्ट रिएक्शन जिसको होने में 10 मिनट 20 मिनट, है ना, या 5 मिनट में हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन कहेंगे। वेरी फास्ट रिएक्शन जिस ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसको होने में तात्क्षण समय लगे, मतलब 10⁻³ सेकंड में ही हो जाए, उसको वेरी फास्ट रिएक्शन कहेंगे, है ना। जैसे हम लोग रिएक्टेंट को आपस में लाए, तुरंत प्रोडक्ट में बदल गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया, आई होप इतनी बात आपके समझ में आई है। अभी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है मैंने, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताया, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, इतनी बातें आपको मैंने बता दी है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बस यही जानना था, कोई इंटरव्यू में अगर कहीं पूछेगा तो पूछेगा, अदरवाइज इसको कोई लिखने का तो कोई सेंस नहीं बनता है कि कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि आपको दिक्कत हो, है ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सीधा, एक सेकंड, चलिए इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की दर होती क्या है। हमने क्या बोला कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अपक्रिया की वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक को अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो मेन चीज़ क्या है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, अपक्रिया की वेग क्या होती है, इसको जानना है। अपक्रिया की वेग क्या होती है, अपक्रिया की वेग, अपक्रिया की वेग, है ना, अपक्रिया की वेग क्या होती है, इसको जानेंगे, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन समझ नहीं पाए तो पूरा का पूरा काइनेटिक्स आपका निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि केमिकल काइनेटिक्स में हो क्या रहा है और करना क्या है। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिएगा ध्यान से। अब क्या है कि मान लेते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट ए है और बी है, ये कन्वर्ट हो रहा है सी में, सी और डी बना रहा है ना। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। हम अपक्रिया की वेग को समझाना चाह रहे हैं आपको। तो देखिए, अगर मान लेते हैं हमने जैसे ही अभिकारक लिया, हमने मान लेते हैं t = 0, मतलब टाइम हमने जो लिया वो 0 रखा, मतलब जैसे ही हमने रिएक्टेंट को लिया तैसे ही हम देखना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन, जो इसकी सांद्रता है वो a है। अच्छा, जब टाइम 0 है और सांद्रता a है तो ये तो कुछ बना नहीं होगा, क्योंकि टाइम तो 0 ही है, टाइम तो कुछ मैंने दिया ही नहीं ना उसको। मैंने ये भी नहीं कहा कि 1 सेकंड के बाद, मैं कह रहा हूँ टाइम ही 0 है, तो मतलब कोई भी अभिकारक टूटा है जो है रिएक्ट ही नहीं किया होगा, तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, है ना। तो क्या है कि टाइम 0 पर ये a है, ये क्या है, 0 है। अच्छा, हमने कहा कि टाइम t हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, टाइम t ले लेते हैं। तो इसका कंसंट्रेशन a था, तो इससे कुछ टूटेगा। अरे भाई, टूटने का मतलब क्या, मैंने मान लेते हैं कि कितना टूटा, x टूटा। इसका मतलब समझिए आप, कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, है ना। तो इसका मतलब अभिकारक जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, वही टूट के, जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध ही तो दही में बना ना, मतलब दूध के अणु धीरे धीरे दही में कन्वर्ट हो गए। अब अभिकारक बचा, अभिकारक तो नहीं बचा ना, अब सीधा उत्पाद केवल बचा हुआ है। बोलो भाई, इसका मतलब a - x अगर किया जाए तो कितना बनेगा, जितना टूटा है। कितना टूटा है, x टूटा है। कितना टूटा है, x टूटा है ना। तो इसमें कुछ टाइम लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है। t टाइम का मतलब कि 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, ऐसे कुछ, ठीक है। तो t टाइम लग रहा है, तो t टाइम की, अब देखिए, और देखिए इसमें समझिएगा आप चीज को। अब यहाँ हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया की वेग की, रासायनिक अपक्रिया की वेग की बात कर रहे हैं, वेग की बात कर रहे हैं, अपक्रिया की वेग। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब टाइम 0 था, जब टाइम t किया गया तो क्या हुआ, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन आया ना। और परिवर्तन कैसा आया, अभिकारक की सांद्रता में कमी आई। अभिकारक की सांद्रता में क्या आई, कमी आई। अभिकारक की सांद्रता में कमी आ गई, सांद्रता में क्या आ गई, कमी, और उसमें कुछ टाइम लगा। नीचे क्या लिखेंगे, लगा समय।
अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे लगा समय। उत्पाद के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि और नीचे क्या लिखेंगे, लगा समय, नीचे क्या लिखेंगे, लगा समय। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि बटे, अब वृद्धि नहीं हुई है, ये टूटा है तो ये 0 था, x बन गया, ये a था, a में से कुछ कम हुआ तो कम हो गया ना, तो इसकी सांद्रता में कमी आई और टाइम लगा, फिर इसकी सांद्रता में वृद्धि हुई, इसमें टाइम लगा। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, रासायनिक अपक्रिया की वेग के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि एकांक समय में हुए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, है ना, को ही हम लोग रासायनिक अपक्रिया की वेग कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया की वेग क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया की वेग क्या है, अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी बटे लगा समय, है ना, अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी बटे लगा समय और उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि बटे लगा समय। इंग्लिश में लिख सकते हैं तो लिखे, अगर डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई। अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी, है ना, बोलिए कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभी सॉरी यहाँ क्रिया लिखा हुआ है, ध्यान नहीं दी, अभिकारक होना चाहिए, अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे लगा समय, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, है ना, यहाँ क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, इसी को क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो इतनी बात आपके समझ में अगर आ गई है तो भाई आप लोग यस लिख दीजिए कि हाँ इतनी बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी यही थोड़ी सी बात और देख लेते हैं, थोड़ी सी बात क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा, हमने क्या कहा, हम लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी, कमी किससे दिखाते हैं, माइनस से, अभिकारक की सांद्रता में कमी किससे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे, फिर कमी हो रही है। अब कमी कितने की हो रही है, एक्स की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, एक्स की कमी हो रही है, और नीचे क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। अच्छा टाइम 2 था ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, हम लोग डेल्टा लगाएंगे, कंसंट्रेशन 2 था ना, यहाँ ए था, यहाँ कुछ था, तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, डेल्टा लगाएंगे। डेल्टा का मतलब, डेल्टा चेंज को दिखाता है, इसको दिखाता है चेंज, कि भाई डेल्टा का मतलब ये हो गया कि फाइनल माइनस इनिशियल, जो अंतिम में कितना था और पहले कितना था, ये डेल्टा चेंज को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है, ठीक है ना। तो हो गया क्या, हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, पहले वाले के लिए, रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस dx बाई dt, माइनस dx बाई dt, माइनस क्या दिखा रहा है, कमी को दिखा रहा है, लॉस को दिखा रहा है, और डेल्टा एक्स क्या दिखा रहा है, इसके कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, टी डेल्टा टी क्या दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है। अच्छा अब इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, प्लस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बोलिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, प्लस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आई। हम लोग इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये पूरे चैप्टर में बहुत बड़ा रोल निभाएगा, है ना। तो इसको जो है थोड़ा सा याद ही रख लीजिएगा कि हमने प्लस क्यों लिखा, माइनस क्यों लिखा, यहाँ माइनस क्यों लिखा क्योंकि कमी हो रही थी, यहाँ प्लस क्यों लिखा क्योंकि वृद्धि हो रही थी। अभी मैं जब रेट ला पढ़ाऊंगा तब इसकी काम लगेगा, है ना। हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे रिएक्शन का, तो इसमें काम लगने वाला है। तो चलिए और आ जाइए, इतनी बात आई होप आपकी समझ में आ गई। अब क्या है, अब इतनी बात जब हो गई है तो अब हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होगा, अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होगा। तो अभिक्रिया की दर का मात्रक कैसे निकालेंगे, क्या था इसका जो है डेफिनेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ये था ना। बोलिए चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन, बोलो भाई सांद्रता में परिवर्तन, और यहाँ क्या था, टाइम में परिवर्तन, यही तो था, सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता किसका, अब भाई यहाँ मैं दोनों की बात करूंगा, रिएक्टेंट का भी बात करूंगा, प्रोडक्ट की भी बात करूंगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या परिवर्तन है, कमी आई, रिएक्टेंट के क्या, प्रोडक्ट के क्या है, वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ, और रिएक्टेंट के क्या हुआ, कमी हुआ, है ना, और चेंज इन टाइम। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को, कंसंट्रेशन को किससे दिखाते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर से दिखाते हैं, ये सबको पता होगा, है ना, मोल पर लीटर से दिखाते हैं। नीचे क्या है, नीचे टाइम, टाइम को किससे दिखाते हैं, सेकंड से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, सेकंड से दिखाते हैं। बन गया हमारा ये यूनिट बनना था। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जो है
जो कंसंट्रेशन होता है उसका मात्रक लिखा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और टाइम के लिए हमने क्या लिखा, सेकंड लिखा। इसका मतलब हम लोग लिख क्या सकते हैं, मोल पर लीटर, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बोलिए भाई, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी तरफ से भाई, स्टार लगा लीजिएगा इसको ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलिए, इतनी बात समझ में आई हो तो बताइए, और ना समझ में आई तो भी बताइए। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो क्या करिए, यस करिए, हाँ सर हमारे समझ में आ गई है ना। देखिए, समझ में नहीं आई तो भी बताइए, समझ में आई तो भी बताइए, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बेनिफिट है। नहीं समझ में आई होगी तो मैं और समझाऊंगा, अगर समझ में आई होगी तो बहुत अच्छी बात है, तो और अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई है तो फिर तो डायमंड वाली बात है, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है, तो और अच्छा है। नहीं समझ में आई और समझ में आ गई तब तो ठीक है, ठीक है, तब क्या दिक्कत है ना। तो इतनी बात हो गई हो तो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 4 से 5 लेक्चर 6 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ये मान के चलिए, और यकीन मानिए कि आपको आ जाएगा। आज मैंने क्या पढ़ाया, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ाया, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक क्रिया की वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है, रासायनिक बलगति कहलाती है। ये मैंने पढ़ाया। फिर मैंने क्या पढ़ाया, स्लो रिएक्शन, जिसको होने में कई महीने कई साल लग जाए, ऐसे रिएक्शन को स्लो रिएक्शन कहते हैं, है ना। फिर हमने क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया कि फास्ट रिएक्शन, जिसको होने में 10 मिनट 15 मिनट लगे, कुछ टाइम लगे, उसको क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन। फिर हमने क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया वेरी फास्ट रिएक्शन, जो ताज समय में हो जाए, इंस्टेंटेनियस टाइम में हो जाए, 10⁻³ सेकंड में हो जाए, उसको फास्ट रिएक्शन कहते हैं। फिर मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना। हमने क्या बताया रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, एकांत समय में हुए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की वेग कहते हैं, है ना। इसका मतलब इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या कह सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम, है ना। एकांक समय में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग कहते हैं। वेग के बारे में हमने क्या बताया, अभिकारक के लिए क्या लिखा, अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी बटे लगा समय -dx/dt, -dx/dt, डेल्टा x/dt, आप dx भी लिख सकते हैं यहाँ, -dx/dt, -dx/dt, ये थोड़ा चेंज को दिखाता है, बहुत माइन्यूट चेंज को दिखाता है डी, और डेल्टा बड़े चेंज को दिखाता है। यहाँ +dx/dt लिख सकते हैं, +dx/dt थोड़े से चेंज को दिखाता है। कई कई किताबों में कई तरीके से लिखा हुआ है ना, आप जो मान लीजिए, आप dx/dt लिखिए, dx/dt लिखिए, वो भी अच्छा है, लेकिन इसके लिए माइनस होगा, इसके लिए क्या होगा, प्लस होगा। फिर मैंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग का यूनिट क्या होता है, तो आपने क्या याद किया, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बताइए इसमें क्या आपको याद नहीं होगा, बताइए क्या नहीं याद होगा। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं बोर करेंगे आपको। कल एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, रेट लॉ और सवाल करेंगे इससे रिलेटेड, है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस जितना मैंने पढ़ाया इसका आप नोट्स बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप तो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए, ठीक है। यकीन मानिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, वो पेपर में आना ही आना है ना। वो चीज़ आप रखिएगा। अभी इस पर 1 स्टार दिया मैंने, बोलिए इस पर 1 स्टार दिया। ऐसे हम जब कहेंगे 5 स्टार 4 स्टार तो आप समझ जाइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दिवाली मनाइए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।